नमस्कार, मैं अशोक कुमार यादव राइट का उत्तम सारणी से आपके सम्मुख जो है क्लास 12 का दूसरा चैप्टर विलयन लेकर उपस्थित हूँ। तो जैसा कि सब जानते हैं कि कोई भी जो प्रकृति में पदार्थ होता है वो सामान्यतः जो है मिश्रण के रूप में रहता है, अशुद्ध अवस्था में रहता है। उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए कोई भी अगर शुद्ध पदार्थ है तो उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए उसमें कोई ना कोई पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे उसकी उपयोगिता जो है बढ़ जाती है। जैसे अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में जो है थोड़ी सी मात्रा कॉपर की मिलाई जाती है। कॉपर की मात्रा मिलाने के पश्चात ही गोल्ड जो है आपका गहने बनाने के लिए उपयोगी हो जाता है। आयरन की बात करें तो आयरन जो होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, शुद्ध अवस्था में जो होता है। जब उसमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है तो वो मिश्रण के रूप में काम करता है और स्टील का निर्माण होता है और बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है। तो अगर हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण जो होता है सामान्यतः दो प्रकार का होता है। समांगी, जिसे इंग्लिश में होमोजीनियस कहा जाता है। नंबर 2 विषमांगी, जिसे हेट्रोजीनियस कहा जाता है। तो हमारा जो ध्यान होगा इस चैप्टर में वो समांगी पे होगा। इस समांगी ही क्या आपका विलयन है, यानी समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। तो उसमें जो ये वर्ड आया आपका समांगी, ये समांगी क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप पानी में नमक को घोलते हैं तो नमक जो होता है वो पानी में पूर्णतः घुल जाता है और वो आपको घुलने के बाद जो है बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाता है। कहीं भी उसमें नमक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जहां जहां रिक्त स्थान होता है जल में वहां जाके नमक क्या होता है समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, हम समांगी कहते हैं। यानी इसका संगठन जो होगा सर्वत्र क्या होगा, समान होगा। विषमांगी मान लीजिए अगर हम एक गिलास पानी लेते हैं उसमें मिट्टी घोलते हैं तो शुरू में घोलेंगे तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पूर्णतः क्या गया है, घुल गया है। लेकिन कुछ देर पश्चात मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी क्या जाएगा आपका ऊपर हो जाएगा, तो वहां मिट्टी जो है वो समान रूप से नहीं घुल पाती है। तो इस चीज को हम कहते हैं विषमांगी। तो हमें यहाँ पर मुख्यतः समांगी पे ध्यान देना है। समांगी मिश्रण क्या आपका विलयन है। अभी जो विलयन होता है इसके दो घटक होते हैं। एक होता है विलय, दूसरा होता है आपका विलायक। आपके सिलेबस में जो है सामान्यतः जो है ऐसे विलयनों का जिक्र किया गया है जिसमें केवल दो ही घटक हो, एक घटक विलय, दूसरा घटक क्या हो, विलायक हो। तो हम जानते हैं कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे हम विलायक कहते हैं। तो हमें यहाँ पर ऐसे विलयनों का अध्ययन करना है जिसमें केवल दो ही घटक होंगे, विलय और विलायक। और ऐसा विलयन कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन या बाइनरी विलयन। ऐसे विलयन को कहा जाता है बाइनरी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें केवल बाइनरी विलयन का अध्ययन करना है, द्विआधारी विलयन का अध्ययन करना है। इसमें केवल दो ही घटक होंगे, विलय और विलायक। सामान्यतः जो विलायक की प्रकृति होती है वो विलयन जैसी होती है। जिस प्रकृति का विलयन होगा इसी प्रकृति का क्या होगा, आपका विलायक होगा। तो विलय और विलायक की प्रकृति के आधार पर जो है हम विलयन को जो है निम्न भागों में बांट सकते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या विलयन के प्रकार की अगर हम बात करें कि विलयन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो अगर हम विलयन के प्रकार की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि पदार्थ जो है तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव एवं गैस। तो उसी आधार पर जो है विलयन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका गैसीय विलयन। गैसीय विलयन, ये गैसीय विलयन में विलायक क्या होगा, गैस होगा। विलायक क्या होगा आपका, गैस। क्योंकि मैंने बताया है कि विलायक की प्रकृति जो होती है वो विलयन जैसी होती है। तो गैसीय विलयन में विलायक क्या होगा आपका, गैस होगा। तो यहाँ पे विलय तीन हो सकते हैं।
गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो हम पहले प्रकार की बात करते हैं जिसमें विलायक जो होता है, विलायक तो गैस है, अगर विलायक ठोस है तो गैस और गैस का विलयन सिंपल आप समझ सकते हैं, किन्हीं भी दो गैसों को मिक्स कर दीजिए तो उसका विलयन कैसा मिल जाएगा आपको, गैसीय मिल जाएगा। नंबर 2, द्रव का गैस में विलयन, द्रव को गैस में घोलना है तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपने एक चीज पढ़ी होगी क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म पढ़ा होगा आपने, तो उसको बोतल में जो है पूर्णतः बंद करके रखा जाता है और पूरा भर के रखा जाता है। तो जैसे ही आप बोतल खोलेंगे वैसे द्रवावस्था में रहता है, बोतल खोलते किस अवस्था में आ जाएगा, आपका गैसीय अवस्था में आ जाएगा और वो आसानी से क्या होगा, दूसरी गैस में मिक्स हो जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म प्लस अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये ऐसा विलयन हो जाएगा द्रव का गैस में, जहां पर गैस तो आपका विलायक होगा और विलय क्या होगा, आपका द्रव होगा। तीसरा है ठोस का गैस में विलयन, ठोस को गैस में घोलना है, ठोस को हमें गैस में घोलना है। तो आपने एक पढ़ा होगा कपूर, अगर आप कपूर की बात करें, कपूर को छोड़ देंगे तो कपूर का ऊर्ध्वपातन हो जाएगा और ठोस से किस अवस्था में आ जाएगा, आपका गैसीय अवस्था में आ जाएगा। तो कपूर को आप बहुत ही आसानी से नाइट्रोजन में घोल सकते हैं। तो ये गैसीय विलयन के 3 प्रकार हो गए, गैस का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन और ठोस का गैस में विलयन। दूसरा प्रकार है आपका द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन, तो द्रवीय विलयन में क्या होगा, इसमें जो विलायक होगा द्रव होगा, फिर वही 3 कंडीशन आ जाएंगी। विलय कौन कौन से हो सकते हैं, गैस, द्रव और ठोस। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है अगर आप किसी गैस को द्रव में घोलेंगे तो बहुत आसानी से घुल जाएगा। जैसे वाटर में आप ऑक्सीजन घोल सकते हैं, जल में जो है आप बहुत ही आसानी से ऑक्सीजन घोल सकते हैं, तो वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। द्रव प्लस द्रव, किन्हीं भी 2 द्रव को मिक्स कर दीजिए, जैसे एथेनॉल प्लस जल, तो विलयन कैसा हो जाएगा, आपका द्रवीय हो जाएगा। एथेनॉल की प्रकृति भी द्रवीय होती है और जल भी कैसा होता है, आपका द्रवीय होता है। तीसरा है आपका ठोस को द्रव में घोलना है, बहुत सिंपल है, नमक को आप पानी में घोल दीजिए, नमक को आप पानी में घोल देंगे तो विलयन किस अवस्था में आएगा, आपका द्रव्य अवस्था में आएगा। तो NaCl प्लस वाटर, इस विलयन को आप ले सकते हैं बहुत आसानी से जो है। अगला आएगा आपका तीसरा विलयन जो आएगा वो आएगा ठोस विलयन। ठोस विलयन में क्या होगा, देखिए विलायक तो होगा ठोस और विलय के रूप में आपका गैस, द्रव या ठोस कुछ भी हो सकता है। तो अगर किसी गैस को ठोस में घोलना है तो कैसे होगा, देखिए कोई भी गैस आप, जैसे आप एक H2 गैस ले लीजिए, जब आप H2 गैस को Pb के संपर्क में लाते हैं, पैलेडियम के संपर्क में लाते हैं, तो पैलेडियम जो होता है वो हाइड्रोजन के अणुओं को ट्रैप कर लेता है, एक जालनुमा आकृति बना लेता है और उसकी पृष्ठ पर क्या जाता है, हाइड्रोजन जो एकत्रित हो जाता है और विलयन किस अवस्था का हो जाता है, वो ठोस अवस्था का। तो H2 और Pd का विलयन क्या होगा, गैस का ठोस में विलयन होगा। अगला है आपका द्रव का ठोस में विलयन, द्रव को ठोस में घोलना है। तो आपको पता होगा मरकरी जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जब मरकरी को सोडियम में घोलेंगे, मरकरी को सोडियम में घोलेंगे तो विलयन कैसा मिलेगा आपको, ठोस, और ऐसा विलयन कहलाता है अमलगम। क्या कहते हैं इसे, अमलगम। ठोस और ठोस का विलयन, यहाँ पे आप कोई सी भी मिश्र धातु ले सकते हैं, कोई सी मिश्र धातु, वो सब किसका एग्जाम्पल होगा, आपका ठोस का, ठोस में विलयन का एग्जाम्पल होगा। तो इस तरह से गैसीय विलयन के 3 प्रकार, द्रवीय विलयन के 3 प्रकार और ठोस विलयन के 3 प्रकार। तो कुल कितने प्रकार के हो गए, ये 9 प्रकार के आपके विलयन हो गए। यहाँ अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 9 प्रकार के विलयन हो गए। इसकी सारणी आपकी जो है बुक में बनी हुई है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये इससे इतने महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आपको इसका प्रकार जो है पता होना चाहिए, कभी कोई एग्जाम में पूछ लेता है। अगला टॉपिक है आपका विलयन की सांद्रता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांद्रता से जो है प्रश्न बनते हैं,
तो सांद्रता को पहला समझना बहुत आवश्यक है। कोई भी विलयन है उसका आप इकाई आयतन ले लीजिए और उस इकाई आयतन में जो है विलय की मात्रा कैलकुलेट कर लीजिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि इकाई आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। इकाई आयतन की बात करनी है, ठीक है। इकाई आयतन में जो है आपका विलय पदार्थ कितना मौजूद है उसकी मात्रा को क्या कहेंगे हम, सांद्रता कहेंगे। इसको व्यक्त करने की देखिए 3-4 विधियां हैं। सबसे पहली विधि है आपकी W/W, जिसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरी है आपकी ppm, पार्ट्स पर मिलियन। और तीसरी विधि है आपकी मोललता। और एक चौथी विधि है आपकी मोलंश। इसके अलावा भी कुछ विधियां और हैं। आयतन प्रतिशत, जिसे B/B कहा जाता है। नंबर 2 है आपका मास पर वॉल्यूम। और नंबर 3 है मोलरता। आपको लग रहा है इसकी मैंने 2 टेबल क्यों बनाई है? 6 मुख्यतः 7 प्रकार पढ़ने आपको, तो 2 टेबल क्यों बनाई है? जो इधर वाले हैं वो सब वॉल्यूम बेस्ड हैं, यानी सब ये आयतन पर निर्भर करते हैं। और ये जो है मास बेस्ड है, ये द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। इनका संबंध किससे होता है? द्रव्यमान से होता है। इनका संबंध किससे होता है? आपका वॉल्यूम से होता है। यानी ये ताप पर निर्भर करेंगे, ये ताप पर निर्भर नहीं करेंगे। तो हमें इनका एक एक करके इनका अध्ययन करना है। सबसे पहले इसमें हम लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो ये कुछ नहीं है। द्रव्यमान प्रतिशत की अगर हम बात करें, सबसे पहला प्रकार है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। जिसे हम W/W कहते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है इसमें। घटक का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। जिस घटक का आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उस घटक का द्रव्यमान ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा? विलयन का द्रव्यमान गुणा कितना आ जाएगा? आपका 100 आ जाएगा। इससे क्या निकल जाएगा? आपका द्रव्यमान प्रतिशत। ऐसी आपका आयतन प्रतिशत है। आयतन प्रतिशत V/B, इसमें कुछ नहीं होगा। घटक का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। जहां द्रव्यमान है वहां पे क्या आ जाएगा? आपका आयतन आ जाएगा। कई बार एक प्रश्न पूछता है, मान लीजिए जैसे कि 10% W/W NaCl के जलीय विलयन से आप क्या समझते हैं? 10% W/W NaCl के जलीय विलयन से आप क्या समझते हैं? तो बहुत सिंपल है, देखिए 10% का मतलब है 10/100, यानी घटक का द्रव्यमान तो हो जाएगा 10 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा आपका 100। तो विलयन का द्रव्यमान 100 हो गया, तो विलायक कितना बचा? विलायक बच जाएगा आपका 100 - 10 बराबर 90 ग्राम। यानी अगर आप 90 ग्राम जल में 10 ग्राम NaCl घोल देंगे, 90 ग्राम जल में 10 ग्राम NaCl घोल देंगे, तो NaCl का 10% W/W जलीय विलयन तैयार हो जाएगा। ऐसे अगर आपसे कहें कि 10% V/B एथेनॉल विलयन, 10% V/B एथेनॉल विलयन, तो सिंपल है। आप 10 ml क्या लेंगे? इथेनॉल लेंगे और कितने ml में घोलेंगे आप? 90 ml जल में घोल देंगे। 10 ml आप इथेनॉल लेंगे और 90 ml जल में घोल देंगे, तो 10% V/B एथेनॉल का जलीय विलयन आपका
तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है आपका मास पर वॉल्यूम। ये कुछ खास नहीं, इसका यूज फार्मेसी में होता है। मास पर वॉल्यूम का मतलब ये है कि 100 ml जो विलयन है आपका, 100 ml विलयन में जो है विलय की कितनी मात्रा मौजूद है, उसी को मास पर वॉल्यूम कहा जाता है। यहाँ इतना उपयोगी नहीं है, इसका उपयोग सामान्यतः जो होता है फार्मेसी में होता है। इससे अगला वाला है आपका पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और 10 लाख का मतलब हो गया 10⁶। तो पीपीएम का सामान्यतः यूज जो होता है वो अशुद्धियों को ज्ञात करने के लिए होता है कि अशुद्धि जो है वो किस स्तर तक की है। तो किसी भी, मान लीजिए अगर आप किसी की अगर आप पीपीएम में सांद्रता कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसी की भी अगर आप पीपीएम में सांद्रता कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। घटक कणों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या गुणा 100। जैसे जिसका पीपीएम में सांद्रता कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके कुल कितने कण हैं और विलयन में कुल कितने कण हैं, गुणा 10⁶ सॉरी 10⁶ क्यों, क्योंकि हमें पार्ट्स पर मिलियन 10 लाख में कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल, मान लीजिए कहीं की वायु का आप नमूना लेते हैं और उस वायु के वहां पर मान लीजिए किसी वायु का नमूना लेते हैं और वहां पे आप उसके 10⁻, किसी चीज के 10�6 कण लेते हैं और 10�6 कण में मान लीजिए अगर एक कण अशुद्धि का पाया जाता है, एक कण इसका पाया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन CFC का पाया जाता है, तो हम ये बोलेंगे उसकी सांद्रता कितनी है 1 ppm है। कितनी सांद्रता है उसकी 1 ppm है। तो ये सामान्यतः जो है अशुद्धि को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो ये भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। जो महत्वपूर्ण है वो अगला टॉपिक है आपका, जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है मोलरता। यहाँ से स्टार्ट होता है। वैसे तो आपने 11th में भी पढ़ा है मोलरता के बारे में, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए मोलरता, मोलरता क्या है देखिए, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से। तो मोलरता क्या है देखिए, कोई विलयन है उसका आप 1 लीटर आयतन ले लीजिए, तो 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर आयतन में विलय के मूलों की संख्या कैलकुलेट कर लीजिए, वही क्या है, विलयन की मोलरता है। तो अगर इसका हम फॉर्मूला बनाएं तो बहुत सिंपल है। मोलरता का फॉर्मूला बनेगा विलय के मूलों की संख्या, नीचे आएगा आपका विलयन का आयतन लीटर में। उसका मात्रक क्या बनेगा, ऊपर है मोल नीचे है लीटर, तो उसका मात्रक बन जाएगा मोल प्रति लीटर। तो आप समझ सकते हैं, देखिए मोल प्रति लीटर, प्रति का मतलब 1 लीटर, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या, वही क्या है, विलयन की मोलरता है। आप मूलों की संख्या जानते ही हैं। मूलों की संख्या क्या होगा, पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, उसका अनुभाग ले लेंगे आप, और अपॉन में क्या आएगा आपका विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। इस पर हम एक सवाल करते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। उसका हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर है, और ये वॉल्यूम बेस्ड है, मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि नीचे कह रहा है विलयन का आयतन लीटर में आना है। जब भी आप आयतन लेंगे किसमें लेंगे, वो लीटर में लेंगे। आपके लिए क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए 4 ग्राम NaOH है। 4 ग्राम NaOH को आपने
500 ml जल में घोला, जल में घोलने पर विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 400 ग्राम NaOH 500 ml जल में घोलना है, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो सिंपल है, आप यहां पर देख सकते हैं NaOH कितना है आपका 4 ग्राम। अगर मैं इसका अणुभार निकालूं तो Na का हो जाएगा 23, O हो जाएगा 16 और H हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल। ठीक है। अगर मैं मोलों की संख्या कैलकुलेट करूं, नंबर ऑफ मोल्स, तो मोलों की संख्या क्या होती है, पदार्थ का द्रव्यमान बटे मोल का द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है इसका 4 और ये आ जाएगा 40 इक्वल टू आ जाएगा 0.15। आपको मोलरता कैलकुलेट करनी है, तो मोलरता का फॉर्मूला है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या होगी आपकी 0.1 अपॉन में क्या आएगा आयतन, लीटर में आयतन कितना है आपका 500 ml, तो 500 ml को आप लीटर बनाएंगे तो 500 किससे भाग कर देंगे आप 1000 से, 1000 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपका 500, यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे ये, तो ये आ जाएगा आपका 0.2 मोल पर लीटर, यानी इसकी जो मोलरता होगी वो 0.2 मोल पर लीटर होगी। देख सकते हैं आप, बहुत सिंपल सा एक प्रश्न है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि 4 ग्राम था, ये विलय हुआ आपका, विलायक क्या हुआ आपका जल हुआ, घोलने के बाद विलयन का आयतन कितना हो गया था 500 ml। तो आयतन को हमेशा किसमें लेंगे आप, लीटर में लेंगे। जब लीटर में ले पाएंगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम बेस्ड है, आपका वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और नीचे क्या आता है विलयन का आयतन किसमें आता है आपका लीटर में आता है। तो इस तरह से आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगला टॉपिक देखते हैं मोललता। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोललता। मोललता, इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कुछ नहीं, देखिए ये आपका मास बेस्ड है, तो उसकी डेफिनेशन ये है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। तो आपको 1 किलोग्राम विलायक में निकालना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए ऊपर तो वही आएगा आपका, विलय के मोलों की संख्या, नीचे क्या आएगा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलय के मोलों की संख्या, नीचे आएगा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। मात्रक क्या बन जाएगा इसका, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मोल प्रति किलोग्राम। तो नाम से लग रहा है, देखिए प्रति का मतलब 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, विलयन की मोललता कहते हैं। यानी 1 किलोग्राम विलायक में अगर आप विलय के मोलों की संख्या कैलकुलेट कर लेंगे तो वही क्या होगी, विलयन की मोललता होगी, और मात्रक क्या होगा इसका, मोल प्रति किलोग्राम। तो देख सकते हैं, इसके लिए न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल से आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, 2.5 किलोग्राम जल में यूरिया की कितनी मात्रा घोली जाए कि विलयन की मोललता, विलयन की मोललता 0.25 मोल प्रति किलोग्राम हो जाए, 0.25 मोल प्रति किलोग्राम हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं
सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए आपको विलयन की मोलता दी हुई है, यानी m का मान दिया हुआ है 0.25 मोल प्रति किलोग्राम। अब ये यूरिया दिया है, देखिए अगर आप यहाँ पर यूरिया आपने 2.5 किलोग्राम जल लेना है, उसमें यूरिया की कुछ मात्रा घोलनी है और उस मात्रा को घोलने पर विलयन की मोलता कितनी जा रही है 0.25। तो जो आपने यूरिया की मात्रा घोली है वो मात्रा आपको कैलकुलेट करनी है। तो हमने मान लिया, माना यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 की मात्रा बराबर x ग्राम मान लिया हमने अपनी ओर से। इसका अगर हम अणुभार निकालते हैं तो आप देख सकते हैं अणुभार कितना आएगा NH2, N हो गया 14, H हो गया 2, कार्बन 12, फिर ऑक्सीजन 16, फिर N हो गया 14, फिर 2, यह आ जाएगा आपका 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, यहां से अगर हम मोलों की संख्या निकालते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, मोलों की संख्या निकालते तो आपको पता ही है द्रव्यमान बटे अणुभार, यानी कितना आएगा x बटा 60 आ जाएगा। अब हमारे पास मोलता का फॉर्मूला है, मोलता का फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोल ये हैं x अपॉन 60, अपॉन में आएगा विलय का द्रव्यमान किलोग्राम में, वो पहले से किलोग्राम में दिया हुआ है 2.5। अब हम m की वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू कितनी है 0.25, तो यह आ जाएगा x अपॉन 60 गुणा 2.5, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5। इसकी आप गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पर लगभग आएगा 37.5 ग्राम, यानी 37.5 ग्राम यूरिया को अगर आप 2.5 किलोग्राम जल में घोलेंगे तो उस विलयन की मोलता हो जाएगी 0.25 मोल प्रति किलोग्राम। तो इस पे और भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करिएगा। और हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है यहाँ पर सांद्रता में मोल अंश या मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज। इसके 3 नाम है, मोल अंश, मोल प्रभाज, या इसको इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये मोल अंश। अब ये मोल अंश क्या है देखिए, समझ लीजिए, कोई भी अगर आप विलयन लेते हैं तो विलयन के मैंने अभी 2 घटक बताए थे। नंबर 1 विलय, नंबर 2 विलायक। हमने मान लिया कि विलयन में जो है विलय के मोलों की संख्या N1 है, विलायक के मोलों की संख्या N2 है। तो अभी मोल अंश क्या है देखिए, मोल अंश की डेफिनेशन ये है कि किसी घटक का मोल अंश जो होता है उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। किसी घटक का मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मान लीजिए अगर मुझे विलय का मोल अंश निकालना है, मैंने मान लिया कि विलय का जो मोल अंश है वो x1 है, तो क्या करूंगा, ऊपर क्या आएंगे विलय के मोल, नीचे क्या आएंगे आपके कुल मोल। अगर मुझे विलायक का मोल अंश निकालना है तो उसको मैं x2 लिखूंगा, तो ऊपर क्या आएंगे विलायक के मोल और नीचे क्या आएगा आपका कुल मोल। तो ये हो जाएगा आपका विलय का मोल अंश हो जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2, विलायक का हो जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं x1 प्लस x2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी विलयन में कितने भी घटक क्यों ना हो, उन सभी घटकों के मोल अंश का योग सदैव कितना आता है 1 आता है। तो आगे टॉपिक यहीं छोड़ते हैं, आगे हम हेनरी का नियम और उसके उपयोग के बारे में जो है अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।